fed according to their body requirement as follow. जो डेयरी एनिमल्स हैं उनको फीडिंग जो है कैसे करना है, जैसे लोकल, जिसको कि हम लोग जेबू कैटल भी कहते हैं, तो लोकल जेबू कैटल और क्रॉसब्रेड कैटल दो तरह का होते हैं। तो बफेलो फीड स्टफ्स बफेलो के लिए हार्ड ग्रेन मिक्सचर 1 to 1.25 और क्रॉसब्रेड के लिए 2.0 kg डेली, पैडी और व्हीट स्टफ 4.60 kg डेली क्रॉसब्रेड कैटल के लिए। मतलब डेली फीड जो रिक्वायरमेंट हो 4 kg उनको ड्राई फॉडर चाहिए और ग्रेन मिक्सचर जो है 1 to 1.25 kg। एक्स्ट्रा अलाउंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्यूरिंग द लास्ट ट्राइमेस्टर। देखिए 9 मंथ का प्रेगनेंसी होता है और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होता है, एग्जैक्ट आपको याद अभी नहीं आ रहा है कि कितने दिन का होता है, लेकिन लास्ट ट्राइमेस्टर में लास्ट 3rd मंथ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है फीडिंग, क्योंकि एनिमल का जो बॉडी वेट कम से कम 20 to 25 kg बढ़ जाना चाहिए। तो लास्ट ट्राइमेस्टर में जो फीडिंग है उसमें 1.25 to 1.7 kg कॉन्सेंट्रेट, मतलब ये वेरी करता है, 1.25 to 1.7 kg कॉन्सेंट्रेट इज रिकमेंडेड फॉर जेबू कैटल। जेबू कैटल को 1.25 to 1.7 kg कॉन्सेंट्रेट देना होता है एंड क्रॉसब्रेड रिस्पेक्टिवली। और जब एक्स्ट्रा अलाउंस फॉर मिल्क प्रोडक्शन, अगर मिल्क प्रोडक्शन मिल्किंग काउ मिल्किंग स्टेज में, ये तो प्रेगनेंसी के टाइम में फीडिंग देना होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग में भी, जैसे अगर कोई माँ अगर कॉन्सीव की है, अगर ये है, तो उनको भी फीडिंग एक एक्स्ट्रा खाना खाना चाहिए। मतलब जैसे नॉर्मल 3 टाइम खाते हैं तो एक एक्स्ट्रा खाना खाना चाहिए लास्ट 2-3 महीने में। तो उसी तरह से यहाँ पर भी उनको फीडिंग थोड़ा रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, तो उस वक्त उनको फीडिंग मतलब बॉडी रिक्वायरमेंट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, तो उस टाइम 1.25 to 1.7 kg एक्स्ट्रा कॉन्सेंट्रेट देना चाहिए। और जब मिल्किंग में है, जब काऊ अगर बफेलो मिल्किंग में है, आप ये चीज़ एकदम याद रखिए कि अगर 3 लीटर, तो 2.5 से 3 लीटर मिल्क यील्ड आपको बढ़ाना है तो 1 kg कॉन्सेंट्रेट आपको बढ़ाना पड़ेगा। मतलब अगर 5 लीटर एक्स्ट्रा दूध चाहते हैं तो आपको 2 kg कॉन्सेंट्रेट देना पड़ेगा। तो ये एक जनरल बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है कि मतलब जो मेंटेनेंस राशन दे रहे हैं उसके अलावा ये आपको देना पड़ेगा। जेबू कैटल में 4% फैट होता है फॉर 1 kg और 1 kg कॉन्सेंट्रेट फॉर 2.0 kg ऑफ मिल्क। बफेलो के केस में 2 किलो पर 2 kg पर के 2 kg मिल्क पर 1 kg कॉन्सेंट्रेट देना होता है, क्योंकि बफेलो में फैट परसेंट 6% होता है। 6% जो कि 4% कैटल, जेबू कैटल में जो होता है वो 4% फैट होता है, क्योंकि बफेलो में आपका 6% फैट होता है। ठीक है, समझ में आ रही है? सबको सुनाई पड़ रही है ना? हेलो, यस सर। तो ये देखिए, जैसे आप एक बछड़ा है उसे खिलाने का, एक हीफर है उसको खिलाने का। और देखिए यहाँ पर जैसे फीडिंग ऑफ प्रेग्नेंट डेयरी एनिमल्स, तो प्रेग्नेंट एनिमल्स आफ्टर 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब लास्ट 6 मंथ के लास्ट ट्राइमेस्टर में, एज इट इज एक्टिव ग्रोइंग पीरियड फॉर फीटस इनसाइड अबाउट 60% ग्रोथ हैकर्स। मतलब लास्ट ट्राइमेस्टर में 60% ग्रोथ होता है हैकर्स ड्यूरिंग द लास्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी नीड्स अ स्पेशल फीडिंग कॉल्ड स्टीमिंग अप। इसको हम लोग स्टीमिंग अप कहते हैं। तो इस टाइम में लास्ट ट्राइमेस्टर में फीडिंग 60% ग्रोथ चूँकि बढ़ जाता है, इसको स्टीमिंग अप कहते हैं। तो उस समय अगर हेल्दी, अगर फीडिंग अच्छा करेंगे तो जो मेमलरी टिश्यू, जो मतलब दूध मिल्किंग टिश्यू, मिल्क का जो टिश्यूज फॉर्मेशन अच्छे से होगा और मिल्किंग अच्छा, मतलब दूध का प्रोडक्शन भी आपका बढ़ेगा। इट मीन्स, और क्योंकि आपका काऊ वीक नहीं होगी, मतलब क्योंकि इट्स बहुत ही ज़्यादा इसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है। जैसे बच्चा, जैसे काऊ का अगर आप बछड़ा देता है तो बहुत ही एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है उस टाइम में, और बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती है काऊ। तो अगर आप लास्ट ट्राइमेस्टर में अच्छे से फीडिंग नहीं की तो उसका रिजल्ट होता है कि आपका काऊ वीक हो जाए, डिजीज प्रोन हो जाएगा, मिल्क यील्ड कम हो जाएगा। So that's why last trimester is very important. It means feeding of extra amount of concentrates to pregnant animals to meet the heavy demands of unborn fetus.
मतलब जो कि बर्न फीटस नहीं है, मतलब उसको स्टीमिंग अप जो होता है उस टाइम में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेट्स देना होता है। जैसे अभी बता रहा है कि 20 to 30 kg जो है बॉडी वेट बढ़ जाता है लास्ट ट्राइमेस्टर में। ड्यूरिंग दिस पीरियड बॉडी वेट ऑफ काउ शुड बी इंक्रीज बाई 20 to 30%। इस टाइम में 20 to 30% इंक्रीज कर जाता है टू इनेबल द एनिमल टू विथस्टैंड द स्ट्रेस ऑफ पार्चुरेशन। मतलब जो स्ट्रेस होता है पार्चुरेशन का उस टाइम में 20 और बॉडी वेट बढ़ जाता है, तो इसमें फीडिंग एक्स्ट्रा चाहिए होता है। एंड टू मेंटेन द परसिस्टेंसी ऑफ मिल्क प्रोडक्शन ड्यूरिंग द सब्सिक्वेंट लैक्टेशन। क्योंकि आपको पहले भी शुरू में मैं कहा कि बाबू की एनिमल हो, ह्यूमन बीइंग हो या एनिमल्स हो, फीडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप हमारे यहाँ बच्चों को मालन्यूट्रिश्ड रहते हैं, तो उनका जो परफॉर्मेंस, उनका जो प्रोडक्टिविटी लेवल काफ़ी कम रहता है एज कम्पेयर टू जो वेल नरिश्ड हैं। मेंटल इफिशिएंसी तमाम चीज़ पर फ़र्क पड़ता है। जो अगर कोई बच्चा माल नरिश्ड है तो उस तरह से यहाँ पर भी अगर कोई काऊ अगर माल नरिश्ड है तो आपका मिल्क प्रोडक्शन और फिर फर्दर प्रेगनेंसी और जो ये है उसके जनरल हेल्थ उसमें दिक्कत आती है। तो कहने का मतलब कि इन नटसेल आई कैन से दैट अगर फीडिंग आप अच्छा करते हैं तो ड्राई पीरियड जो जिस समय आपका मिल्क नहीं जिस लैक्टेशन में आ जाते हैं, जिस समय प्रेगनेंसी आ जाता है, तो उस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने का ही ड्राई पीरियड आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप अच्छा फीडिंग नहीं देंगे तो क्या होगा कि वो ड्राई पीरियड काफ़ी प्रोलॉन्ग कर जाता है, तो फार्मर को काफ़ी लॉस होता है क्योंकि उस समय उनको मिल्क नहीं मिलता है और उनको मेंटेनेंस राशन कैटल को या बफेलो को देना पड़ता है। जैसे कभी कभी 1 ईयर का गैप हो जाता है या 1.5 ईयर्स का गैप हो जाता है प्रेगनेंसी में, तो वहाँ पर क्या होता है कि काऊ का उस फार्मर्स को काफ़ी लॉस होता है और फार्मर्स उस अवस्था में रखना नहीं चाहते। तो एंड इफ दे आर सेलिंग ऑल्सो इट इज़ लॉस टू देम। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट फीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ यू आर गोइंग टू फीड द हिफर प्रेगनेंसी, जब मिल्किंग है उस टाइम में कैसे फीड करेंगे। इन दिस मेथड ड्राई प्रेग्नेंट काउज आर ऑफर्ड एक्स्ट्रा क्वांटिटीज ऑफ कॉन्सेंट्रेट्स। जैसे अभी आपको बताए कि एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेट्स देना होता है ड्यूरिंग लास्ट 6 week of pregnancy. Normally 50% of DCP, 50% DCP digestible food protein and 25% of TDN for the maintenance requirements are fed above the maintenance requirement, total digestible nutrient. तो इतना and to cover these nutrients 1 to 1.5 kg of additional concentrate mixture, मतलब 1 to 1.5 kg एडिशनल कॉन्सेंट्रेट मिक्सचर को देना होता है ओवर द मेंटेनेंस राशन। फीडिंग प्रेग्नेंट हिफर। अब जैसे क्या होता है कि अगर आपका अच्छा हेल्थ है, अगर आपका बछड़ा ये है, बच्ची अच्छा है, तो वो 15 to 18 मंथ में वो प्रेगनेंसी आ जाता है। तो क्या होता है कि ये हिफर है, मतलब 15 to 8 मंथ इज नॉट ए मैच्योरिटी। दैट मीन्स एट दैट टाइम यू हैव टू बिकॉज हिफर सी मतलब सीज यंग, तो उस समय आपको और भी फीडिंग अच्छा से करेंगे तो उसका मैच्योरिटी आने तक और भी अच्छा ग्रोथ होता है। देयरफॉर न्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड फॉर बोथ ग्रोथ ऑफ फीटस एज वेल एज फॉर द हिफर इटसेल्फ। मतलब अगर 15 to 8 मंथ्स में कोई हिफर अगर प्रेगनेंसी आ जाता है तो उसको अपना न्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ तक का फीटस के ग्रोथ, साथ साथ हिफर का अपने आप अपना हिफर का भी ग्रोथ के लिए फीडिंग जरूरी होता है। सो सीरियल फॉरेज फॉर ए मिक्सचर of leguminous fodder and straw at 1:1 ratio on dry matter basis or 7:1 ratio on fresh basis should be fed. That means cereal forage or mixture of legume fodder, मतलब cereal forage या legume fodder का mixture and straw 1:1 ratio on dry basis और 7:1 ratio on fresh basis। ये dry matter basis पर 1:1 और fresh weight basis पर 7:1 मतलब forage और स्ट्रॉ का मिक्सचर देना होता है। सप्लीमेंटेड विथ 1 kg ऑफ कॉन्सेंट्रेट पर डे, मतलब 1 kg ऑफ कॉन्सेंट्रेट पर डे हीफर के टाइम, हीफर अगर प्रेग्नेंट है तो उस टाइम में देना होता है। एंड इन द लास्ट 2 to 25 मंथ ऑफ gestation, that is last trimester, an extra 2 to 3 kg concentrate may be fed for normal growth of the fetus as well as the heifer। तो लास्ट ट्राइमेस्टर में 2 to 3 kg, और अगर हीफर है तो 1 kg कॉन्सेंट्रेट पर डे आपको देना पड़ेगा अप टू 6 मंथ।
and up to 9 months, from 6 to 9 months, you should provide 2 to 3 kg extra portion. So this is in nutshell about dairy dairy farming. I have given this PDF also. You can read that how to feed these dairy animals. Okay, now I am going to discuss about this mushroom production technology, because whenever we are talking about integrated farming system, so mushroom is a very important component of integrated farming system. And for your kind information, I would like to tell you here that mushroom can be produced when we raise year round. सालों भर आप मशरूम उगा सकते हैं, क्योंकि अलग अलग सीजन में अलग अलग तरह के मशरूम ग्रो होते हैं. जैसे बटन मशरूम जो विंटर में ग्रो होते हैं, समर सीजन में आपका वेस्टर्न मशरूम ऑब्लिक मिल्की मशरूम भी ग्रो कर सकते हैं. मिल्की मशरूम के लिए थोड़ा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, और वेस्टर्न मशरूम थोड़ा सा रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर. बट ईयर राउंड मशरूम प्रोडक्शन आप कर सकते हैं. तो आपके जानकारी के लिए मैं यहाँ पर बता दूँ कि जैसे बहुत सारे जो आपके हिमाचल और उड़ीसा में बहुत सारे मशरूम ग्रोवर्स हैं आज की तारीख में, और बहुत ही अच्छा मतलब इनकम ये कर रहे हैं. और आपके जानकारी के लिए मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज नाउ ए टेंडेंसी टू गो फॉर वेजिटेरियन. तो एक मशरूम आप लोगों ने खाया है कभी? हाँ सर. हेलो, Yes, sir. मशरूम की खेती भी की है सर हमने. आज ओनली 14 बच्चे आज हैं, बहुत कम संख्या है. हेलो, मशरूम टेस्ट किया है आपने? हाँ सर. Yes, sir. खाए हैं. यस सर खाया है. वेरी गुड. तो ये क्या है? ये वेज नॉन वेज है, मतलब ये वेजिटेरियन है बट ये नॉन वेज के जैसा लगता है. नॉन वेज और वेज नॉन वेजिटेरियन और मशरूम जब खाए हैं तो दोनों में कुछ अंतर लगा आपको? सर नॉनवेज की तरह लगता है सर. हाँ, तो वेज नॉन वेज है, मतलब ये वेजिटेरियन है. तो ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज नाउ टेंडेंसी टू गो फॉर पीपल आर थिंकिंग ऑफ बिकमिंग वेजिटेरियन इन व्यू ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड जो आप पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है. क्योंकि मीट प्रोडक्शन इट इज ए वेरी एनर्जी इंटेंसिव एक्टिविटी, एंड फॉर यू माइट बी नोइंग दैट आप कितना उसके लिए अगर वाटर फुटप्रिंट देखें या फुटप्रिंट देखें, मतलब उनको कितना फीड चाहिए मीट प्रोडक्शन के लिए, दैट इज ट्रेमेंडस, बहुत ज़्यादा है. और उससे काफ़ी पर्यावरण को नुकसान हो रहा है. मतलब एनिमल्स को आप रेज करते हो और उससे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा, क्योंकि एनिमल्स आर बेसिकली डिपेंडेंट ऑन हर्बीवोर्स. तो जैसे अभी आपको हम डिस्कस किए कि उनको कॉन्सेंट्रेट चाहिए, उनको ड्राई फॉडर चाहिए, ग्रीन फॉडर चाहिए. तो इन सब चीज़ों को तो आपको उगाना पड़ेगा. यू हैव टू रेज. तो वो 1 kg अभी मेरे पास तो अभी एग्जैक्ट अभी मेरे पास है नहीं वो डाटा, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा मैं कलेक्ट किया था. एग्जैक्ट हमको याद नहीं है, लेकिन 1 kg मीट प्रोडक्शन में आप गूगल करके देख सकते हैं कितना kg ग्रेन लगता है. मतलब ग्रेन्स चाहिए उसको 1 kg मीट प्रोड्यूस के लिए, मतलब मल्टीपल टाइम्स बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ग्रेन्स लगता है, वाटर लगता है. तो कहने का मतलब आप पर्यावरण के दृष्टिकोण से हिसाब से अगर देखें तो भी मीट ईटिंग सही नहीं है. अभी आपको आपके जानकारी के लिए आपको मालूम हुआ कि 5 जून को हम लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं. मनाए थे आप लोग? यस सर. कुछ पौधे लगाए आप लोग इन्वायरमेंट डे के अवसर? वही वाला मैं सर केरल में दे रहा था कि गांजा का पेड़ सड़क के किनारे लगा दिया. गांजा के पेड़? न्यूज में दे दो. हाँ सर केस हो गया है उधर. नहीं, आप देखिए कि मतलब लोगों का सोच क्या है. मतलब आप सोचिए कि मतलब तो ये अभी एक मैसेज आया था कि हमको प्लांट ट्रीज करना चाहिए. ट्रीज प्लांटेशन ऑफ कोर्स ये तो एक मिटिगेशन है. मिटिगेशन जैसे मिटिगेशन समझते हैं ना, जैसे कोई प्रॉब्लम हो गया
तो उसको दूर करने के लिए ट्री प्लांटेशन गुड, बट आई टोल्ड, मतलब मैं व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया था, मैंने उनको रिप्लाई किया कि आप अगर इन्वायरमेंट को बचाना चाहते हैं तो वी हैव टू सिंप्लीफाई ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। जैसे खाने के लिए हमको क्या खाना है, क्या चीज़ नहीं खाना है, तो वहाँ पर भी हमको ध्यान देना होगा। तो मैं यहाँ पर आपको कहना चाहूँगा कि बटन मशरूम जो है या मशरूम जो है बहुत ही अच्छा है, और इसमें प्रोटीन का क्वांटिटी भी बहुत अच्छा है। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको। सोयाबीन के बाद सबसे ज़्यादा प्रोटीन तो सर ये मशरूम में ही होता है ना। जैसे दाल में भी होता है प्रोटीन अच्छा खासा होता है, जैसे लेंटिल में 25% होता है, सोयाबीन तो हाईएस्ट होता है। सर उसके बाद सोयाबीन के बाद सबसे ज़्यादा तो सर मशरूम में ही होता है। 4% प्रोटीन होता है फ्रेश मशरूम में, समझ गए। अभी तो इसमें यही दिया है, मैं देख के बताऊंगा, लेकिन इसमें बहुत ही अच्छा, और एक सबसे बड़ा चीज़ है कि इसमें क्वालिटी ऑफ एमिनो एसिड और ये जो है और बहुत ही अच्छा है, जो कि डायबिटीज जो पेशेंट हैं और ख़ास करके जो पेशेंट हैं, जैसे आप कभी कभी देखे होंगे कि डॉक्टर्स कहते हैं कि आप नॉनवेज खाइए, तो वहाँ पर जो पेशेंट्स हैं जो नॉनवेज नहीं खाते हैं तो उनके लिए मशरूम बहुत ही अच्छा है। और मैं आपको ये जानकारी के लिए एक और भी मशरूम के साथ सबसे बड़ा फ़ायदा है, जो कि पहले मैं डिस्कस किया हूँ, कि एक बहुत छोटे से स्तर पर भी इसको आप कोई घर के अंदर और बहुत ही कम स्पेस में भी आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। और आप घर पर भी एक छोटे फार्मर जिनके पास लैंडलेस है तो वो भी मशरूम का खेती कर सकते हैं। इसके लिए ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको एरिया चाहिए। जैसे आप क्रॉप्स रेज करते हैं तो आपको 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर 10 हेक्टेयर के लिए आपको एरिया चाहिए, लेकिन मशरूम के लिए एरिया ज़्यादा नहीं चाहिए। हाँ, रिसोर्सेज के लिए जैसे आपको चाहिए, अभी मैं आपको बताऊँगा। तो इसमें जैसे एक हमारे यहाँ हमारे फार्म पर ग्रो किया जाता है, जिसका कि लीफलेट हमारे जिसके PI है डॉक्टर के वोरा साहब और भी लोगों के साथ मिल करके बनाया है, तो इसको मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। तो ये हमारे फार्म पर विंटर में जो है ये बटर मशरूम, सफ़ेद वाइट बटर मशरूम बनाया किया जाता है। तो मैं उसका थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा कि उसका कैसे क्या क्या उसका इंग्रेडिएंट्स हैं और कैसे हम उसका मशरूम के लिए कंपोस्ट बनाते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि ये मशरूम में क्या है कि ये डेड डिकेइंग जो ये है वेस्ट है, जैसे फार्म वेस्ट है, तो उस पर ग्रो करता है। आप देखेंगे कि बहुत सारा मशरूम पॉइजनस भी होता है, तो बहुत सारा मतलब गांव में लोग कहते हैं कि ये पॉइजनस है, इसको मत खाइए, लेकिन वहाँ पर आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। तो वो जैसे आपको पॉइजनस नहीं हो, जैसे सफ़ेद बटन मशरूम आप ग्रो कर रहे हैं तो उसमें पॉइजन नहीं आए, क्या कैसे कैसे क्या करें। तो देखिए यहाँ पर एक सफ़ेद बटन मशरूम बनाने के लिए कंपोस्ट का तैयार करते हैं। इसे हम लोग कंपोस्ट खाद बनाते हैं और खेतों में डाल देते हैं पौधे के न्यूट्रिशन के लिए। तो इसी तरह से यहाँ पर मशरूम के लिए भी हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं, जिसमें गेहूँ का भूसा 500 किलोग्राम 500 kg, गेहूँ का चोकर 50 किलोग्राम, यूरिया 5.25 किलोग्राम, यूरिया भी डालते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटास 5 किलोग्राम, सिंगल सुपर फॉस्फेट SSP 5 किलोग्राम, मोलासेस जूसी जो कि जूसी होता है, आप गुड़ से बना सकते हैं, गुड़ से को पानी में घोल बना करके 7.5 kg, तो जूसी 7.5 kg चाहिए। चॉक पाउडर जो कि कैल्शियम देता है 7.5 किलोग्राम, और इंडोसल्फान या फ्यूराडॉल, ये जो कीड़ों वगैरह और इससे कीड़ों से ही रोग अभी आते हैं, तो वो डिजीज और इंसेक्ट पेस्ट को रोकने के लिए इंडोसल्फान की जरूरत होता है 0.70 किलो। तो ये क्या करते हैं कि इससे हम लोग इससे ये हमारा जो रॉ मटेरियल है, मतलब फार्मर के लिए थोड़ा सा रॉ मटेरियल थोड़ा कॉस्टली हो सकता है, बट ये कहने का मतलब इसके लिए ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एरिया चाहिए। एक लैंडलेस फार्मर जो हमारे यहाँ जानते होंगे कि हमारे यहाँ लैंडलेस फार्मर की संख्या करीब 80% के आसपास है। सॉरी, लैंडलेस कह रहे हैं, मार्जिनल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का संख्या लगभग 80% की है। और बहुत सारे लैंडलेस फार्मर भी हैं जो कि शेयर क्रॉपिंग बटाई पर लेके खेती करते हैं।
तो वहाँ पर उनको जिनके पास ज़मीन नहीं है, अपना एक ये है, तो वो एक बहुत अच्छा इंटरप्राइज है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के अंदर। तो इसमें ये आपका पहले क्या है कि आपको कंपोस्ट तैयार करना होता है, और कंपोस्ट तैयार करने के लिए पहला दिन क्या हम लोग करते हैं, इसका पूरा 32 दिन 32 डेज का इसका ये है साइकिल, मतलब 32 डेज तक हमको कंपोस्ट बनाने के लिए एक्टिविटी करना होता है। तो पहले क्या कहते हैं कि गेहूं के भूसे को पानी के साथ अच्छे से मिला दें, मतलब जो भी गेहूं का भूसा 500 किलोग्राम लिए हैं, और इसको ढेर बनाकर पॉलीथीन से ढक देते हैं। पहला दिन क्या करते हैं, गेहूं के भूसे को पानी से अच्छे से भिगाते हैं, पानी साफ सुथरा होना चाहिए, गंदा पानी नहीं होना चाहिए। फिर क्या करते हैं, गेहूं के चोकर, यूरिया, MOP, म्यूरेट ऑफ पोटाश, SSP, सिंगल सुपर फास्फेट को आपस में मिला देते हैं, और इस मिश्रण को गेहूं के भूसे के साथ मिला देते हैं। ये चोकर, यूरिया, ये सभी को गेहूं के भूसे के साथ चौथा दिन मिलाते हैं। फर्स्ट 4 डेज उसको पॉलीथीन से ढक देते हैं पानी से भिगो करके। फिर चौथा दिन जो आप इधर ऊपर में और भी इंग्रेडिएंट्स हैं, गेहूं का चोकर हुआ, यूरिया, MOP, SSP, एक ये मिला करके उसको, इस मिश्रण को गेहूं के भूसे के साथ मिला देते हैं। फिर क्या करते हैं, 8वां दिन फर्स्ट पलटाई करते हैं, उसको अच्छे से टर्न डाउन करते हैं, टर्निंग करते हैं, अच्छी से पलटाई के साथ साथ पानी का छिड़काव करते हैं, और भूसे के ढेर को ज़्यादा दबाव के साथ न रखें। भूसे के ढेर को बहुत ज़्यादा उसको दबा के नहीं रखना है। ये प्रथम पलटाई होता है। 12वां दिन फिर सेकेंड टर्निंग होता है, जिसमें कि 1 पॉइंट, यहाँ पर आप 12 डेज, आफ्टर 12 डेज आप 1.5 किलोग्राम जो ऊपर आप लिखे हैं, 1.5 जूसी, 1.5 किलोग्राम मोलासेस या जूसी को 1 क्विंटल सूखे भूसे के दर से अच्छे से मिलाएं। नमी बनाए रखने के लिए पानी का छिड़काव करें। 1.5 मतलब यहाँ पर 100 आप ये 1.5 किलोग्राम मोलासेस 1 क्विंटल के लिए, तो 100 kg के लिए आपको 1.5 kg आपको मोलासेस चाहिए, तो 500 के लिए 7.5। नमी बनाए रखने के लिए पानी का हमेशा छिड़काव करते रहे। 12वां दिन ये का एक्टिविटी है। 16वां दिन जो है 1.5 किलोग्राम चॉक पाउडर को 1 क्विंटल सूखे भूसे के दर से पलटाई के साथ अच्छे से मिलाएं। 16वां दिन 1.5 kg चॉक पाउडर को 1 क्विंटल सूखे भूसे के दर से पलटाई के साथ अच्छे से मिलाना चाहिए। चॉक पाउडर मिलाते हैं 16वां दिन, और फिर आवश्यकता अनुसार जैसा भी लगे उसको नमी को बनाए रखने के लिए पानी का छिड़काव करते हैं। फिर 20वां दिन 4th टर्निंग कहते हैं, पलटाई के साथ पानी का छिड़काव नमी बनाए रखने के लिए करें। 24वां दिन पंचम 5th पलटाई करते हैं, उपरोक्त कार्य को दे रहा है, चतुर्थ कार्य को केवल। और 28वां दिन जो है षष्टम उपरोक्त कार्य को दे रहा है, मतलब फिर से टर्निंग करना है। और 32वां दिन सप्तम मतलब 7th पलटाई के साथ इंडोसल्फान, लास्ट में आपको इंडोसल्फान फिराडोन का उपयुक्त मात्रा अच्छे से मिला करके, और फिर नमी बनाए रखने के लिए पानी का छिड़काव कर सकते हैं। और नमी और पानी, और नमी अगर कम है तो उसमें पानी का छिड़काव करेंगे। आपका 32वां दिन के बाद तैयार कंपोस्ट को जांच लें कि अमोनिया का दुर्गंध तो नहीं आ रहा है। मतलब 32 डेज के बाद आपको कंपोस्ट में देखना होगा कि दुर्गंध तो नहीं आ रहा है, क्योंकि फाउल स्मेल जनरली आता है जब अच्छे से नहीं ये होता है, तो तैयार होता है। यदि ऐसा है तो कंपोस्ट को 1-2 दिन और छोड़ दें ताकि दुर्गंध दूर हो जाए। मतलब अगर ऐसा कुछ होता है, फाउल स्मेल आता है, मतलब ये तो उसको हम दुर्गंध 1-2 दिन और छोड़ देते हैं। फिर क्या करते हैं, 8 किलोग्राम स्पॉन को तैयार कंपोस्ट में अच्छी तरह से मिलाते हैं। मतलब 8 किलो स्पॉन जो होता है उसको हम लोग बीज को कहते हैं, तो मशरूम का बीज को हम स्पॉन कहते हैं। तो वो 5 किलोग्राम कंपोस्ट को पॉलीथीन में भर करके, मतलब 5-5 किलोग्राम का पॉलीथीन लेते हैं, इसमें सभी में जितना भी पॉलीथीन में भर करके 5 किलोग्राम कंपोस्ट को पॉलीथीन में भरकर 10 से 15 दिन के लिए छोड़ दें। 15 दिन तक के लिए उसको छोड़ देते हैं। इस और पुराने समाचार पत्र या उसको कागज से ढक देते हैं। 10 से 15 दिन के बाद फफूंद की वृद्धि दिखाई देने लगे। 10 से 15 दिन के बाद फिर लगभग वो फफूंद का जो है वृद्धि दिखाई देने लगता है, तो मिट्टी तथा खाद के मिश्रण की 1 इंच मोटी एक परत डालकर हल्का पानी का छिड़काव करें। तो उस वक्त क्या करें कि वृद्धि दिखाई देने लगे तो मिट्टी और खाद के मिश्रण को 1 इंच मोटी की परत डालकर हल्का पानी का छिड़काव, इसको हम लोग केसिंग कहते हैं।
तो मिट्टी और हल्का खाद के मिश्रण को डाल करके ऊपर से हल्का सा छिड़काव करते हैं, उसको हम लोग केसी कहते हैं। तो ये आपका ऐसे करने के बाद तो ये आपका सफ़ेद बटर मशरूम का कंपोस्ट तैयार करने का ये तरीका है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कंपोस्ट पर ही जो आपको डेट आपको बोले कि डेट जो भी है डिकम्पोजिंग मटेरियल है, ये सैप्रोफाइट होता है, एक पैरासाइट होता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहता है। आप लोग को मालूम होगा कि एक पैरासाइट, हम लोग पैरासाइट का नाम सुने हैं? यस सर। राना, आप पैरासाइट का नाम सुने हैं? नो सर। पैरासाइट का नाम नहीं सुना? पैरासाइट का सुनो सर। सैप्रोफाइट होता है और एक पैरासाइट होता है। सैप्रोफाइट होता है डेड डिकेइंग एनिमल्स, सॉरी वेस्ट पर ग्रो करता है, उसको हम लोग सैप्रोफाइट कहते हैं। जो फंगस, जो एक्चुअली एक फंगस है, जैसे आप लोग अभी ब्लैक फंगस का नाम सुन रहे हैं, म्यूकरमाइकोसिस सुने हैं ब्लैक फंगस का नाम? यस सर, अभी बिहार में ज़्यादा थे सर केसेस, बिहार में तो इनके केसेस ज़्यादा थे। हाँ, तो ब्लैक फंगस जो एक तरह के एक फंगस, तो ये जो मशरूम क्या है, आपको मोटा मोटी आपको पहले बताना, आइडिया बताना जरूरी है कि मशरूम भी एक तरह का फंगस ही, समझ रहे हैं? और वो जो ग्रो होता है वो माइसीलिया है, उसका हाथ पाँव जो नहीं देखते हैं ग्रो करता है मशरूम, तो माइसीलिया। तो मशरूम क्या है, एक फंगस है, और फंगस क्या है, एक सैप्रोफाइट है, इट इज़ नॉट ए पैरासाइट। जैसे पैरासाइट मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहता है, लिविंग रहता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे हमारे मान लीजिए कि ब्लड में ये में कोई अगर कोई पैरासाइट घुस गया, जैसे वायरस एक पैरासिटिक रिलेशनशिप बनाता है, पैरासाइट ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहता है। और ड्राई डिकेइंग मटेरियल पर अगर कोई फंगस ग्रो करता है, उसको सैप्रोफाइट है। इज इट क्लियर? यस सर। तो यहाँ पर अभी आपको बताया कि एक ये आपका बटन मशरूम, ये मतलब बटन मशरूम के लिए कैसे तैयार करते हैं। और यहाँ पर देखिए, आप देखिए यहाँ पर फॉर फूड बॉडी फॉर्मेशन, उसको माइसीलिया ग्रोथ होता है, उसके बाद फूड बॉडी फॉर्मेशन होता है। तो माइसीलिया ग्रोथ इज 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो इसके लिए 20 to 25 डिग्री सेल्सियस है। एंड दैट फॉर फूड बॉडी फॉर्मेशन, फूड बॉडी फॉर्मेशन के लिए 15 to 20 डिग्री सेल्सियस है, जो कि विंटर सीजन में हमारे पास नवंबर अक्टूबर के बाद अच्छा इसका होता है। ठीक है, तो इस टाइम में अगर घर के अंदर रूम टेम्परेचर भी 20 to 25 डिग्री ऐसा रहता है, 15 to 20 डिग्री सेल्सियस, एंड ऑल्सो नीड्स ए हाई परसेंटेज ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और आप पानी का उसमें अगर छिड़काव करते रहेंगे तो अंदर में रिलेटिव ह्यूमिडिटी 85 to 95% बना रहता है। तो ये अलग अलग तरीका है कंपोस्ट बनाने का। फॉर्मुलेशन ऑफ कंपोस्ट सोलन में कैसे बना ये है, जैसे व्हीट स्ट्रॉ, चिकन मैन्योर, रिवर्स ग्रेन। ये मैं इसलिए दे दिया कि आप देखिए कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स अलग अलग जगह पर क्या क्या मिला करके हम कंपोस्ट बना सकते हैं। चिकन मैन्योर, यूरिया, म्यूरेट ऑफ पोटाश। देखिए यहाँ पर राजेंद्रा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा का जो है रिकमेंडेशन, व्हीट स्ट्रॉ, पैडी स्ट्रॉ 1:1 500 kg, चिकन मैन्योर 150 kg, यूरिया, MOP, SSP, कैल्शियम कार्बोनेट, जिप्सम जिसमें चॉक पाउडर, कैल्शियम कार्बोनेट चॉक पाउडर, जिप्सम, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट। तो इस तरह से अलग अलग जगहों में अलग अलग पाया हुआ। और इसके बाद फिर कैसे कंपोस्टिंग करते हैं, इसमें अंग्रेजी में दिया हुआ है। और यहाँ पर आपको 2 वर्ड बताया था कि स्पॉनिंग, मिक्सिंग ऑफ स्पॉन इन द वेल प्रिपेयर्ड कंपोस्ट। जब हमारा कंपोस्ट रेडी हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है, तो उसको हमको स्पॉन को जो बीज को बिजाई करते हैं तो इसको हम लोग स्पॉनिंग कहते हैं। और स्पॉनिंग कम्प्लीटली कोलोनाइज एंड फ्रेश स्पॉन शुड बी, जो फ्रेश स्पॉन होता है और कम्प्लीटली कोलोनाइजेशन कर सकता है। द अमाउंट ऑफ स्पॉन इज 2 to 2.5 kg पर क्विंटल, मतलब 2 से 2.5 क्विंटल 2.5 kg पर क्विंटल कंपोस्ट। आप एक पर क्विंटल कंपोस्ट के लिए 2 से 2.5 kg स्पॉन चाहिए। द स्पॉन इज टू कंपोस्ट at the rate of 5 kg is filled in the polythene
polythene bag. The upper circle of compost is covered with newspaper sheet within the polythene bag. These spawn bags are placed in growing chamber where temperature range between 20 to 25 degrees Celsius. केसिंग जो आपको हम बता रहे थे कि आप लोग में केसिंग क्या करते हैं कि जब हम उसको पॉलीथीन बैग में या पूरा के जब मटेरियल को फिलअप कर देते हैं तो क्या होता है कि वो स्पॉन माइसेलियम ग्रोथ होता है रेडी टू इंटर द रिप्रोडक्टिव फील्ड। तो उस समय क्या होता है कि फूड बॉडीज प्रोड्यूस होता है जिसको कि हम लोग मशरूम कहते हैं। However, it will not produce food bodies unless the compost surface is covered. जब कंपोस्ट सर्फेस जब तक कवर्ड नहीं होगा तो वो फूड बॉडीज प्रोड्यूस नहीं करता है। द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग केसिंग लेयर ऑन द सरफेस ऑफ द कंपोस्ट इज कॉल्ड केसिंग ऑफ कंपोस्ट बेड। तो उसमें एक सरफेस लेयर हम लोग डालते हैं तो उसको हम लोग केसिंग ऑफ कंपोस्ट बेड का केसिंग कहते हैं। केसिंग ऑल्सो प्रोवाइड्स मॉइस्चर और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो केसिंग जो है मॉइस्चर भी प्रोवाइड करता है जिससे कि अच्छा ग्रोथ होता है। इसमें हार्वेस्टिंग यील्ड कितना क्या होगा ये सभी बताया गया है। ऑयस्टर मशरूम के लिए यहाँ पर देखिए आपका जो रिक्वायरमेंट है इसमें कैसे सबस्ट्रेट का प्रिपरेशन करते हैं। मशरूम स्पॉन, एग्रीकल्चर रेसिड्यूज, पॉलीथीन बैग्स, स्टरलाइजेशन इक्विपमेंट, केमिकल्स, प्लास्टिक ड्रम, वुडन ट्रे। ऑयस्टर मशरूम कैन ग्रो एट मॉडरेट टेम्परेचर रेंजिंग। ये आपको बताया कि पिछली बार पहले बताया कि आपको ऑयस्टर मशरूम मॉडरेट टेम्परेचर पर रिलेटिवली लेसर टेम्परेचर चाहिए, हायर देन बटर मशरूम बट लेसर देन मिल्की मशरूम। मिल्की मशरूम जो है समर सीजन में ग्रो होता है 20 to 30 डिग्री सेल्सियस एंड ह्यूमिडिटी 55 to 70 डिग्री। क्योंकि अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग टेम्परेचर के लिए रेंज के लिए अलग अलग मशरूम ग्रो किए जाते हैं। अब वाइट बटर मशरूम ऑल द ईयर अराउंड आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ऑयस्टर मशरूम कैन ग्रो एट मॉडरेट टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 20 to 30 डिग्री सेल्सियस and humidity 55 to 70% for a period of 6 to 8 months। और ह्यूमिडिटी करीब 55 से 70% होना चाहिए। मतलब जो आपका फरवरी से आपका या मार्च के बाद से फरवरी मार्च से लेकर के अप्रैल तक तो उस टाइम में ह्यूमिडिटी थोड़ा कम रहता है, कम से कम 6 से 8 मंथ। इट कैन ऑल्सो बी कल्टिवेटेड इन समर मंथ्स बाय प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रोथ। एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करके आप समर में भी ग्रो कर सकते हैं। और ये मिल्की मशरूम है जो कि आपको अभी बता रहे थे कि ग्रोइंग चैम्बर मिल्की मशरूम रिक्वायर हाई टेम्परेचर। अभी आपको बताया कि मिल्की मशरूम जो है उसके लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत होता है along with good light and irrigation. The yield is adversely affected when these conditions are not provided. अगर हाई टेम्परेचर नहीं रहता है तो yield adversely affect होता है। मशरूम बेड्स आफ्टर प्रिपरेशन आर इंक्यूबेटेड इन रूम विच टेम्परेचर रेंजेज देखिए 30 to 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेंज है। However, after casing the beds are to be incubated in chamber where temperature around 30 to 38 डिग्री सेल्सियस and 90% RS relative humidity। मतलब चैम्बर में ग्रोथ चैम्बर में डालने के बाद इसका टेम्परेचर 30 to 38 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। केसिंग इसमें भी करते हैं। क्रॉपिंग मशरूम बेड्स आर स्प्रेड रेगुलरली विथ वाटर टू मेंटेन सफिशिएंट मॉइस्चर लेवल इन द केसिंग सरफेस। देखिए एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रिकॉशंस इसमें है कि प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन, सबस्ट्रेट का प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर कोई इंसेक्ट बेस्ड डिजीज अगर आ जाता है तो वो फिर आपका क्वालिटी मशरूम की क्वालिटी को डिटेरियोरेट करेगा और हो सकता है कि वो खाने के लिए फिट नहीं हो। सो स्टेरिलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड केसिंग शुड बी डन टाइमली एंड रिकमेंडेड रेशियो। टाइमली उसका केसिंग करना होता है और रिकमेंडेड रेशियो में। वेरी ओल्ड स्पॉन शुड नॉट बी यूज फॉर स्पॉन। बहुत ओल्ड स्पॉन को स्पॉनिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फ्रेश स्पॉन्स को ऑलवेज ये करना चाहिए। और जैसे आपका फ्यूराडाउन, इंडोसल्फान, ये सब जो डाले हैं अभी आपको ऊपर दिखा रहे थे, तो ये फ्यूराडाउन, इंडोसल्फान इसलिए डालते हैं कि ताकि स्टेलाइज रहे, जो कंपोस्ट मटेरियल हो वो डिजीज फ्री रहे, इंसेक्ट पेस्ट फ्री रहे। तो इसलिए ये आपका जो है एक थोड़ा सा आइडिया मैंने देने का प्रयास किया कि आपको मशरूम प्रोडक्शन कैसे करते हैं और मशरूम प्रोडक्शन का क्या स्कोप है। आने वाले दिनों में मशरूम प्रोडक्शन का बहुत बड़ा स्कोप होने वाला है क्योंकि वी आर गोइंग टू चेंज द फूड हैबिट।
जैसे आप सुने होंगे कि मिलेट्स, जैसे ज्वार, बाजरा, कोदो, सावा, ये सब का फिर से फ्यूचर आ रहा है। मतलब ये मिलेट्स को ज़्यादा लोग ज़्यादा क्योंकि न्यूट्रास्यूटिकल्स वैल्यू है इनका, इन क्रॉप्स का। आपको मालूम होगा कि न्यूट्रास्यूटिकल्स मीन्स इनको ये मतलब डिजीज एवेलिएशन और डिजीज प्रिवेंशन के लिए बहुत इस्तेमाल हो रहा है। डायबिटिक या इस तरह के लोगों को ये दिया जा रहा है। मिलेट्स, कोदो, सावा, मड़ुआ, आप जानते होंगे ये सब बड़ा ही पहले फेमस था और बहुत ही हमारे फार्मर्स और हमारे हम लोग जब रहते थे मतलब विलेजेज में तो बहुत हमारे फोर फादर्स वगैरह बहुत खाते पीते थे। डाइवर्सिटी था, फूड डाइवर्सिटी होना चाहिए। आजकल क्या हो गया है, मोनोटोनस हो गया है। अगर आप आलू खाते हो, कोई बच्चा खा रहा है तो खाली आलू ही खाता है, तो देयर इज नो डाइवर्सिटी इन फूड। अगर वो कोई बच्चा चाउमीन खाता है तो चाउमीन खाता है, उसको और दूसरा कोई खाना पसंद नहीं आता है, तो देयर इज नो डाइवर्सिटी। बहुत से लोगों को मिल्क पसंद नहीं है, बहुत सारे लोगों को कर्ड पसंद नहीं है। तो कहने का मतलब कि इट्स फूड डाइवर्सिटी जितना अच्छा होगा उतना ही हेल्थ अच्छा होगा। कहने का मतलब ऑयस्टर एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें कि ऑयस्टर कह रहे हैं, मशरूम प्रोडक्शन एक अपॉर्चुनिटी है जो कि हमारे फार्मर्स को इकोनॉमिक बेनिफिट, इसका प्राइस भी प्रीमियम मिलता है। मार्केट में 40-50 रुपये एक छोटा पैकेट होता है, 40 रुपया 30-40 से कम पैकेट का, जिसमें 200 ग्राम होता है। ये खरीदे आप लोग मशरूम कभी? हाँ सर, कितने का देता है एक पैकेट? यस 50-60 के 50 प्लस सर। ये आप लोग थोड़ा ज़्यादा ही महंगा खरीद रहे हैं। बनारस में 40 रुपये से कम नहीं देता है। दिल्ली में मैंने लिया हुआ था, वहीं पे ज्यादा मिलता है, तो मिलता है। सर पहले मिलता था 40 में, अब 50 कर दिए। हाँ, तो 200 ग्राम, उसमें 200 सर ग्राम से 200 ज़्यादा रुपये केजी है। तो आप उसका प्राइस जोड़ लीजिए। 200 ग्राम है तो 50 के हिसाब से अगर मान के चलते हैं तो 50 मल्टीप्लाई बाई 5 250 kg। अब आप बताइए कि अगर कोई फार्मर धान गेहूँ बेच रहा है तो उसको 16 रुपये केजी बिकता है, 20 रुपये केजी बिकता है, 18 रुपये बिक रहा है। अब कितना उसका इनकम बढ़ पाएगा? तो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आके कि एक मशरूम एक फार्मर्स को अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है, इनकम बढ़ाने के लिए अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है। प्लस जो आप न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, फूड एज वेल एज न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, मैं इस बात को बार बार कहता हूँ कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू फीड द पॉपुलेशन, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट टू नरिश वेल नरिश आवर ग्रोइंग पॉपुलेशन। मतलब जो भी हमारे पॉपुलेशन है, देखिए अभी हम लोग चाइना के बाद सेकेंड नंबर पर है, लेकिन हमारे यहाँ कंट्री में क्या है कि जो प्रोडक्टिविटी लेवल है, जो आउटपुट है, हमारे जो मासेस है उनका आउटपुट बहुत ही पुअर है। क्यों? क्योंकि मेनली दे आर पुअर नरिश्ड एंड देयर मेंटल एक्टिविटी इज नॉट एट द फुलेस्ट पोटेंशियल। तो हमारे पास पॉपुलेशन होने के बाद भी हम उसका डिविडेंड नहीं ले पा रहे हैं। उसका डिविडेंड जो हम है उसका लेना चाहिए वो हम लोग नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन ज़्यादा होने के बाद भी वो क्वालिफिकेशन, वो स्किलफुल नहीं है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे सके। आप इजराइल का देखिए, आप ये देखिए, छोटा कंट्री है, वहाँ पर तमाम जो कंपनियां हैं अपना वहाँ पर दफ्तर खोले हुए हैं, वहाँ उनका R&D है, रिसर्च एंड डेवलप, वहाँ पर लैब्स है उसका। जितने भी माइक्रोसॉफ्ट, तमाम जो एप्पल, बहुत सारे जो नामी गिरामी कंपनियां आप जानते हो, सभी का लैब्स है, R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है। छोटा मणिपुर के जैसा देश आप देखिए कितना लोग, कितना हाउ मच नेशनलिज्म इज देयर, कैसे लोग वहाँ रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि इतना छोटा होते हुए भी 80 से 90 लाख देश का संख्या, मतलब हार्डली 1 करोड़ से कम ही पॉपुलेशन है। और आप देखिए कितना, मतलब सराउंडेड बाय अरब मुस्लिम कंट्रीज। सो इतना होने के बावजूद मतलब उनको ये नहीं है, फिर भी दे आर लिविंग लाइकिंग, मतलब वो ऑफ कोर्स देयर इज सपोर्ट फ्रॉम अदर आउटसाइड आल्सो लाइक अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज, दे आर सपोर्टिंग। बट आपके पास सपोर्ट के साथ साथ आपके अंदर पावर भी होना चाहिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे।
आप कितना भी सपोर्ट बाहर से मिले, आपके लोगों के अंदर अगर जुनून हो, पावर ये नहीं रहेगा। 1948 में इजराइल एक कंट्री बना और उसके बाद से आप देखिए 1948 में हमारा देश भी आज़ाद हुआ। तो एंड आई एम नॉट डिबेटिंग ऑन क्या है लॉफुल है अनलॉफुल, क्या लोग कर रहे हैं अरब कंट्रीज के साथ, लेकिन फिलिस्तीन के साथ उसके बारे में नहीं ज़्यादा जानता हूँ, नहीं मैं बोल सकता हूँ। बट सी द हाउ मच डिविडेंड दे आर गिविंग। सो व्हाट आई मीन टू से इज दैट हियर और मशरूम इज फ्यूचर। जैसे वेज नॉन वेज है, तो लोग अगर नॉन वेज छोड़े तो अगर मशरूम खा करके अपना वो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट पूरा कर सकते। तो आज मैं थोड़ा इतना ही बताऊंगा क्योंकि आई एम फीलिंग लिटिल टायर्ड स्टिल। लास्ट नाइट आई कुड नॉट स्लीप वेल, तो मैं एक अटेंडेंस लेकर आपको आज